Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel, Academy of Social Science by Ujha sir. And in this video, we are going to carry forward the first chapter of class 10th Geography. And the name of the chapter is Resources and Development. I have already uploaded 4 videos on this chapter. And now हमने क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे 4 वीडियो पहले किए हैं और आज ये 5वां वीडियो है। और हर वीडियो में मैं छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में आपको इंफॉर्मेशंस देता हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेन हमारा जो पॉइंट है वह है रिसोर्स प्लानिंग। उसके अंडर में 2 सब टॉपिक हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी है, एक सर्वमान्य रणनीति है जिससे हम संसाधनों का, रिसोर्सेज का जुडिशियस, न्याय संगत, विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। इसका महत्व भारत जैसे देश में है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। भारत एक ऐसा देश जिसमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा विविधता मिलती है। ऐसे देश में रिसोर्सेज का जुडिशियस और प्लान्ड वे में यूज़ करना अत्यंत आवश्यक है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कुछ खास तरह के रिसोर्सेज के मामले में बहुत समृद्ध हैं, लेकिन दूसरे रिसोर्स के मामले में वो डिफिशियंट हैं, उनके पास वह रिसोर्स उपलब्ध नहीं है। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इतने पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं कि वह क्षेत्र सेल्फ सफिशिएंट हैं, जहां संसाधनों की प्रचुरता है। एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं ही नहीं, उन रिसोर्सेज की वहां शॉर्टेज है, कमी है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट्स। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे प्रदेश हैं जो कोल डिपॉजिट में और मिनरल्स में बहुत समृद्ध हैं, रिच हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन वहाँ मूल विकास की कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी की पर्याप्त संभावनाएं हैं, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। लेकिन वहाँ वाटर रिसोर्स की कमी है, वहाँ जल संसाधन की कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो ठंडा डेजर्ट हमारा है, जो हमारा शीत मरुस्थल लद्दाख है, जो देश के बाकी हिस्सों से करीब करीब आइसोलेटेड है, अलग है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। इसके पास सांस्कृतिक धरोहर बहुत ज़्यादा है, सांस्कृतिक धरोहर में यह बहुत समृद्ध है। बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। लेकिन यहाँ पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड सम वाइटल मिनरल्स, और कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स की यहाँ कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। और यह हमें निर्देश देता है, हमें दिखाता है यह सब कुछ कि एक आवश्यकता है बहुत अच्छे रिसोर्स प्लानिंग की, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की, संतुलित रिसोर्स प्लानिंग की, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आइए देखते हैं इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। शुरू करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें शामिल है, पहला है कि देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों को पहचाना जाए, उनकी एक सूची बनाई जाए। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें और क्या शामिल है? इस कार्य में उनका सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और उनकी क्वालिटेटिव माने उनकी गुणवत्ता और उनकी मात्रा दोनों का अनुमान लगाना और मापन करना। दूसरा क्या है?
evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसी प्लानिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें तकनीक, कौशल और संस्थागत नियोजन का, इंस्टीट्यूशनल सेटअप का ढांचा पूरी तरह तैयार हो, जिससे कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और तीसरा क्या है? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसका मतलब यह है कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को मैच किया जाए ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। इंडिया हैज मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं आज़ादी के बाद से ही अपने पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने 5 years प्लान के माध्यम से भारत ने रिसोर्स प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे और सराहनीय प्रयास किए हैं, एफर्ट्स किए हैं। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए केवल उस क्षेत्र में संसाधनों का पाया जाना ही पर्याप्त नहीं है, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। केवल संसाधनों का किसी क्षेत्र में पाया जाना ही डेवलपमेंट का आधार नहीं है, यही केवल एक कंडीशन नहीं है, यही केवल एक शर्त नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल चेंज और इंस्टीट्यूशंस के अभाव में केवल संसाधनों के उपलब्ध होने से ही विकास नहीं होगा। अगर तकनीकी परिवर्तन ना हो, प्रौद्योगिकी परिवर्तन ना हो और इंस्टीट्यूशन सेटअप ना किए जाएं तो डेवलपमेंट रुक सकता है संसाधनों के होते हुए भी। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions। ऐसे बहुत से क्षेत्र भारत में हैं जहाँ पे संसाधन पर्याप्त मिलते हैं, जो संसाधनों के मामले में समृद्ध हैं, लेकिन वो आज भी आर्थिक रूप से बैकवर्ड रीजन में काउंट होते हैं। On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed। और इसके विपरीत कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे रिसोर्स के मामले में रिसोर्स बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड क्षेत्र में काउंट किए जाते हैं, उनको इकोनॉमिकली डेवलप्ड माना जाता है, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders। जो कॉलोनाइजेशन का, औपनिवेशीकरण का इतिहास है वो यह दिखाता है कि जो संसाधन संपन्न जो कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे, वो मेन अट्रैक्शन के केंद्र थे फॉरेन इन्वेडर्स के, विदेशी आक्रमणकारियों के। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। और यह जो औपनिवेशिक देश थे, उन देशों ने अपने डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के सहारे उन कॉलोनीज का एक्सप्लॉयटेशन किया, वहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया और उन पे अपना कब्जा जमा लिया, उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। ये उनके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ही परिणाम था। देयरफॉर इसलिए रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली। रिसोर्सेज डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, व्हेन दे आर accompanied बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। जब वहाँ एप्रोप्रिएट, उपयुक्त प्रौद्योगिकीय डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और वहाँ संस्थागत परिवर्तन हो, तभी संसाधन संपन्न क्षेत्र डेवलपमेंट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। भारत ने इन सभी उपयुक्त परिस्थितियों को देखा है, उसका अनुभव लिया है अपने औपनिवेशीकरण के अलग अलग फेजेस के दौरान। अपने औपनिवेशीकरण के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सभी उपयुक्त परिस्थितियों का अनुभव लिया है। देयरफॉर इसलिए इन इंडिया, भारत में डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए भारत में डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो सामान्यतः, और रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, संसाधन विकास जो है, वह
विशेष रूप से रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी पर ही डिपेंड नहीं करता बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, बल्कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का अवेलेबल होना, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और मानव संसाधन की क्वालिटी तथा ऐतिहासिक जो अनुभव हैं, ये सभी भारत में विकास में मदद दे रहे हैं। इनका भी योगदान रहा है इन डेवलपमेंट्स में। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज अत्यंत ही आवश्यक हैं, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन इरेशनल अतार्किक और विवेकहीन उपभोग एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये दोनों चीज़ें कई तरह के सामाजिक और आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन सकती हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं से बचने के लिए, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट। जरूरी है कि अलग अलग लेवल्स पे रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, इनका बचाव किया जाए, इनको संरक्षित किया जाए। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, पहले से ही, भूतकाल से ही हमारे जो नेता थे और जो हमारे विचारक थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स। गांधी जी ने अपनी चिंता को रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में इन शब्दों में व्यक्त किया है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स पर्याप्त नहीं हो सकते। उनका तात्पर्य यह था कि हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी की लालच की पूर्ति के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. उन्होंने ग्लोबल लेवल पे रिसोर्स डिप्लेशन के लिए, रिसोर्स के ह्रास के लिए मुख्य कारण बताया है लालची और स्वार्थी व्यक्तियों को तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति को। इसी को उन्होंने रूट कॉज कहा है रिसोर्स के डिप्लेशन का ग्लोबल लेवल। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वह व्यापक मात्रा में अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, अगेंस्ट में थे, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट, और इसे रिप्लेस करना चाहते थे विथ द प्रोडक्शन बाय द मासेज, मासेज के द्वारा अर्थात जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के वो पक्षधर थे। व्यापक उत्पादन के स्थान पर जन समुदाय द्वारा उत्पादन पर वह बल देते थे। एट द इंटरनेशनल लेवल, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। 1968 में पहली बार द क्लब ऑफ रोम ने इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कही। सबसेक्वेंटली तत्पश्चात इन 1974 में गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड, गांधी जी की फिलोसफी को एक बार फिर से प्रेजेंट किया गया बाई शुमेसर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। शुमेसर ने अपने बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के फिलोसफी को फिर से एक बार प्रस्तुत किया। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987। वैश्विक स्तर पर 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट के द्वारा संसाधन संरक्षण में, रिसोर्स कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण योगदान किया गया। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया एंड एडवोकेटेड इट एज ए मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसको रिसोर्स कंजर्वेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बताया, विच वाज सबसेक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको आवर कॉमन फ्यूचर नामक पुस्तक में
पब्लिश किया गया इसको। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डे जेनेरो ब्राजील इन 1992। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया गया अर्थ समिट के द्वारा जो हुआ था रियो डे जेनेरो में ब्राजील में 1992 में। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आप उसको जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्वरूप में आ सकते हैं। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। आप लगातार इसको देखें, समझें, और आपको जहाँ समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।